हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री में। मैं कुलदीप परमार और आज हम बात करने वाले हैं इस नए वीडियो लेक्चर में एक नए कोर्स के बारे में जो हम आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स, बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्स जो यूट्यूब पर पर डे इसका एक लेक्चर इवनिंग को 9 PM पर अपलोड होगा। 9 PM टू 9:30 के बिटवीन ये अपलोड हो जाएगा और इसमें पर डे लेक्चर्स अपलोड होंगी। ये जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक साथ चलेगा। बाइलिंगुअल कोर्स है, मतलब द्विभाषी कोर्स। और आज हम इस कोर्स में सबसे पहले हम लोग जो केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमारे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो है आपकी वो 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड बिटवीन में इनऑर्गेनिक आती है एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। तो 3 तरह की केमिस्ट्री है अपने पास 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में और आगे भी यही रहेगी। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास मूल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग कवर करेंगे। मूल कॉन्सेप्ट। सेकंड जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ के बाद आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है थर्मोडायनेमिक्स। वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आपकी फर्स्ट बुक जो है, फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है और इसके बाद का जो भी सिलेबस है वो सेकंड केमिस्ट्री के पार्ट में है। इस पार्ट में आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस आती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक में भी क्लासिफाई करते हैं और इनऑर्गेनिक में भी। हम लोग यहाँ लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। उसकी कुछ सेपरेशन जो है हम लोग फिजिकल में। यहाँ पर आप पढ़ोगे ओनली जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट हाइड्रोकार्बन। पूरी केमिस्ट्री में तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें हायर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, इसका नीट
तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग और यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, वो आपके नीट और जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक और टॉपिक है जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट और केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट और केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें कि जो आपका सिलेबस है, हम लोग इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। डेली लाइव क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। इसका टाइमिंग रहेगा, अपलोडिंग का टाइमिंग रहेगा लास्ट 9:30 PM तक अपलोड हो जाएगी। संडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ करेगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। हम लोग मंडे टू सैटरडे पर डे एक वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। और इसी के साथ साथ जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है, बाइलिंगुअल केमिस्ट्री, वो जो हम लोग पर डे लाइव बेसिस में क्लासेस चलेगी। इसमें डेली 3 PM दिन में 3 बजे आपका केमिस्ट्री जो है वो लाइव रहेगा। आज पहला लाइव वीडियो 3 बजे से शुरू करेंगे हम लोग। हो सकता है कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 3:10 तक अपलोड स्टार्ट हो जाए लाइव। आप लोगों को स्टे ट्यून रहना है, जब भी होगा लाइव क्लासेज अपलोड रहेंगी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब मैं हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान जो है, उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भौतिक रसायन है, दूसरा जो है कार्बनिक रसायन और तीसरा जो है कार्बनिक रसायन। मैं लिख देता हूँ, ये है आपका भौतिक रसायन, ये आपका कार्बनिक रसायन और इसे हम बोलते हैं कार्बनिक। इसमें जो चैप्टर्स हैं, ये है आपका मूल अवधारणा, इसका नाम है मूल अवधारणा, इसका नाम है परमाणु संरचना, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिकी और इसे बोलते हैं हम लोग साम्य। ये 4 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के पहले भाग में, जो भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम लोग आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं, आवर्त के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ये आपका रासायनिक बंध है, रासायनिक बंधन, इसे हम उपापचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उपापचयन, उपापचयन, इसे हम यूसी भी बोलते हैं, वैसे हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का कोई हिंदी नाम नहीं है, यूसी का कोई हिंदी नाम नहीं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम लोग आज की क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है मूल अवधारणा। मूल अवधारणा,
क्या नाम है, मोल अवधारणा। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, और जो केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई। तो काफी लोगों का अलग अलग मत है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई, केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई। ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ही नॉर्मल सा सब्जेक्ट रहा है। इसको स्टडी करने की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की स्टडी जो है, ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है कीमिया। इस कीमिया से स्टार्ट हुआ ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और कीमिया का जो वर्ड मीनिंग जो है वो है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर यानी कि काला रंग। कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग जो है वो ब्लैक कलर या काला रंग होता है, ऐसा बोला। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अगर हम अपने डेली लाइफ का या दैनिक जीवन का उदाहरण लें तो केमिस्ट्री वर्ड से हम लोग क्या समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप जो हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे पर्सन के साथ में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इस एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे, अगर हम लोग रिलेट कर सकते हैं तो अगर आपका किसी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग कहते हैं अपने डेली लाइफ में कि उन दोनों पर्सन्स के बिटवीन जो केमिस्ट्री है ना, मीन्स द रिलेशन, गुडनेस ऑफ रिलेशन इज अ केमिस्ट्री। तो इसको केमिस्ट्री से रिलेट क्यों किया जाता है, इसको हम लोग फिजिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट कर सकते थे, पर ऐसा हम लोग नहीं करते। उसके पीछे का जो बेसिक और फंडामेंटल रीजन जो है वो ये है कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी जो डिफाइन है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिफाइन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि द इंट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर सिमिलर और डिफरेंट, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट या टू ऑब्जेक्ट्स इज द नोन एज केमिस्ट्री। उनके बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, क्या है, किस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री है। और इन द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ये आपकी एक एनसीईआरटी की डिफाइन या फिर सब्जेक्टिव डिफाइन ब्रांच ऑफ साइंस which deals with structure, combination and interaction of this substance। ये एक आपकी सब्जेक्टिव डिफाइन होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन एंड द इंट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस। इसको हिंदी भाषा में बोलें कि जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में और उसके अन्य पदार्थों के साथ जो अंतर क्रियाएं हो रही हैं, जो रिलेशंस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या डील कर रहा है, स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन एंड द इंट्रैक्शन। केमिस्ट्री के जो यूजेज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ फैब्रिक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज, है ना, मेडिसिनल यूज और फर्टिलाइजर्स की तरह एग्रीकल्चर्स में भी यूज होते हैं। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस हैं केमिस्ट्री के अपने डेली एंड डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो केमिस्ट्री का स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से आगे अगर हम बात करें, अभी हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की तरफ,
तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग किसी भी मैटर के सबसे बेसिक पार्टिकल है, इसका नाम है एटम, यानी कि परमाणु, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एटम यानी कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है। तो एटम और परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो काफी सारी अवधारणाएं दी गई हैं, जिसके बारे में हम दूसरा अध्याय जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना, उसमें अध्ययन करेंगे ही करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे, एटम को इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन हम लोग जो एटम के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो जो हम लोग इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। जैसे कि एटम जो होता है वो हर एक पदार्थ का या मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे उसको मिला हुआ मान के देते हैं। एटम की जो बेसिक संरचना आप लोग जानते हो कि एटम एक गोल होता है, एटम जो होता है वो एक गोल होता है और इसके सेंटर में इसका न्यूक्लियस, एटम गोल होता है और इसके सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सेंटर पार्ट है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। इस नाभिक के अंदर कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को हम लोग सम्मिलित मानते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का जो स्थान है वो नाभिक के चारों ओर या न्यूक्लियस के चारों ओर एक अच्छा बना हुआ है, जो सेल बना हुआ है, इस जगह पर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो चक्कर लगाते हैं इस नाभिक के या न्यूक्लियस के चारों। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं। अभी हम लोग अगर बात करें कि एक परमाणु जो होता है उसमें कुछ चीजें, जैसे कि परमाणु क्रमांक, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, ये क्या होता है। इंग्लिश मीडियम्स वालों के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसे हम बोलते हैं एटॉमिक। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से जो है प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा है कि आप परमाणु भार को ए से प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो परमाणु भार को ए से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कारण क्या है कि जो हम लोग ए से जो प्रदर्शित करते हैं वो होता है मास नंबर। मास नंबर। अब तो मास नंबर का जो परमाणु भार के साथ जो संबंध है वो ये है कि जो भी परमाणु है उसका जो भी मास नंबर है, मास नंबर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, दैट इज ये हम लोग इसको भूल जाते हैं। हम लोग परमाणु भार या एटॉमिक मास को मास नंबर के बराबर मान लेते हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। परमाणु भार और परमाणु
भार क्रमांक दो अलग अलग चीजें हैं। इनके मध्य में जो संबंध होता है, इनके मध्य का संबंध ये आपके जीवन का वो काला सच है जिसे आप हमेशा भूल जाते हैं और इसने आपको अंधेरे में रखा हुआ है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अब परमाणु क्रमांक के बारे में अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो है हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक की तरह बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक। क्लियर है? यहाँ से आगे हम परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो इसका जो सीधा जो फॉर्मूला होता है मास नंबर का बता रहा हूँ, इसमें हम लोग इसका अगर गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परमाणु भार दिया जाएगा। तो मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने भी हैं एक परमाणु के नाभिक में, उनको हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इसका भी कुछ ना कुछ परमाणु में जो भार है इसका उसमें कुछ ना कुछ योगदान जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान तो है, मास तो है भाई, ये 27 है, वो 31 है, थोड़ा सा कम ही तो है, लेकिन उसका परमाणु भार या एटॉमिक मास पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हम रिप्रेजेंट करते। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे बड़ा जो मेन रीजन जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके इस नाभिक के चारों तरफ इतने तीव्र वेग से गति करता है, इतने तीव्र वेग से गति करता है कि उसका जो भार है वो लगभग शून्य महसूस होता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु गति में होती है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम लोग जैसे कि कोई एक लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट का जो तार है या वायर जो है वो टूट जाए, तो हम लोग मुक्त पतन में या फ्री फॉलिंग गिरते हैं, तो उस समय बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो है हमारा जो भार होता है वो थोड़ा सा हम लोग हल्का सा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भार है ही नहीं, वजन है ही नहीं, तो भार उस समय पर लगभग शून्य हो जाता है। तो क्या वास्तव में हमारे अंदर वजन नहीं रहता है? हम चाहे भार जीरो महसूस करें या कुछ भी महसूस करें, हल्का महसूस करें, पानी के अंदर डूबी हुई चीजें हम लोग आसानी से उठा लेते हैं, हमें उसमें वजन नहीं लगता है और हमें उसमें भार महसूस नहीं होता। लेकिन क्या उस वस्तु के अंदर भार नहीं है, या जितना हमें महसूस हो रहा है उतना ही भार है? नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो परमाणु के अंदर भी लगता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति करता है तो तीव्र वेग से गति करने के कारण उसका जो भार जो होता है वो लगभग नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, और उस वजह से हम लोग परमाणु भार की जब हम गणना करते हैं तो उसमें केवल और केवल स्थायी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के भार की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास काफी सारे परमाणु होते हैं, 118 हमारे पास हैं एलिमेंट्स, तत्व जो हैं, उन सभी में अलग अलग प्रोटॉन, अलग अलग न्यूट्रॉन, अलग अलग परमाणु भार उपस्थित होते हैं। आपको कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करने की आदत बन से लीजिए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो आपके काम आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए आप इधर हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेके अगर 20 तक के तत्व, 1 से लेके 20 तक के तत्व हैं,
1 से लेकर 20 तक के तत्व दे रखे हैं। तो इसके लिए दो तरह की संख्याएं आपको मिलेंगी, सम संख्याएं। सम संख्या क्या समस्या है? सम संख्या। दूसरी आपको मिल सकती है विषम संख्या। क्या मिल सकती है? विषम। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सम को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर और विषम को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो आपका जो एटॉमिक नंबर है, सीक्वेंस है, वो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। तो जब आपके इवन नंबर्स के लिए हम लोग एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग करते हैं 2 into एटॉमिक नंबर। और जब विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के लिए हम लोग करते हैं तो हम करते हैं 2 into z प्लस। लेकिन ये ट्रिक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें थोड़ा सा, ये वैलिड नहीं होती है फॉर द हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड बाकी सभी में ये ट्रिक लगाएंगे और परमाणु भार या एटॉमिक मात्रा का क्वेश्चन करेंगे। इनके लिए आप लोग सीधा याद रख सकते हैं, इसका 1 होता है, इसका 9 होता है, 14 होता है, 35.5 होता है और ये हम लोग 40 यूज करते हैं इन द कैलकुलेशन। इसके बाद जो बाकी के जो बचे हुए तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं 30 तक, मतलब 21 से लेकर के और 30 तक, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपका परमाणु क्रमांक रहेगा उसमें हम 2 का गुणा करेंगे और मेरे द्वारा सुझाई गई एक संख्या x, एक नंबर x को उसमें जोड़ देंगे। x का मान जो है वो बहुत आसान है, हम लोग लिखेंगे t और इसको दोहराएंगे 3 बार, 41, 41, 41, फिर हम 3 लिखेंगे और फिर दोहराएंगे। कौन सी संख्या कैसे यूज करनी है उसके लिए बता दूं। ये परमाणु क्रमांक 21 के लिए 22, 23, 24 में 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसके हिसाब से अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 21 की तो 21 का 2 गुना 42 होता है और 42 में 3 जोड़ने से ये 45 हो जाएगा। 22 का 2 गुना 44 होता है और 44 में 4 जोड़ने से ये 48 हो जाएगा। 23 का 2 गुना जो होता है वो 46 होता है और 46 में 5 जोड़ने से ये 51 हो जाएगा। 24 का 2 गुना 48 होता है और 4 जोड़ने से 52 हो जाएगा। 25 का 2 गुना 50 होता है और 5 जोड़ने से ये 55 हो जाएगा। 26 का 2 गुना जो होता है वो 52 होता है और 4 जोड़ने से ये 56 हो जाएगा। इसी प्रकार 27 का 2 गुना 54 होता है, 5 जोड़ने से 59 हो जाएगा। 28 का 2 गुना 56 होता है, 3 जोड़ने से ये 59 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए हम बात करें, कॉपर के लिए बात करें तो 29 का 2 गुना 60 कितना होता है, 58 होता है, 5 जोड़ने से 63 हो जाता है। लेकिन एक बात मेरी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो क्लोरीन जो होता है उसके परमाणु भार में
थोड़ा सा अंतर है वो आप अपने ये 63.5 होता है। कितना होता है? 63.5। पॉइंट नहीं दिख रहा है, पॉइंट देखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 63.5, 63.5। और जो आपका जिंक जो है 30 नंबर पे है, इसमें 30 का 2 गुना 60 होता है, 5 जोड़ने पर 65 हो जाएगा। कौन कौन से परमाणु हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या करना है। तो इस प्रकार से आप सभी परमाणुओं के परमाणु भार या एटॉमिक मास को एक शॉर्ट मेथड से आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसा याद करने के बाद में आप लोग इसको मूल कॉन्सेप्ट के बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे उसमें हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपका जो भी परमाणु है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस सारी चीज़ों को एक तरह से कंसेप्ट में याद रख लें, इसको मेमोराइज कर लें, ताकि नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी अपलोड होंगी उसको आप आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।